गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि किसी बॉडी के शेप के ऊपर क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है या कितने तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खुद क्या चीज है। बेटे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी बॉडी पर जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ ही गए हैं। यहां पर बेटे सबसे पहले हेडिंग को ही समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटे, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसी चीज को कई पार्टों में डिवाइड कर देना, या किसी चीज को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कई स्थानों पर या उसकी सिचुएशन की फॉर्म में उसके डिवाइड करना या बिखेर देना। यहां पर क्या चीज बिखेरा जा रहा है? चार्ज। किसके ऊपर बिखेरा जा रहा है? किसी कंडक्टर के ऊपर, या कह सकते हैं किसी मटेरियल के ऊपर जिसका कोई शेप साइज है, और वो शेप साइज 1D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है। हेयर 1D मीन्स वन डायमेंशनल। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि उसका शेप लीनियरली भी हो सकता है। 2D मीन्स टू डायमेंशनल, उसका शेप कह सकते हैं कि लेंथ और ब्रेथ हो सकता है, यानी उसके टू डायमेंशन हो सकते हैं, या उसका शेप 3D या 3 डायमेंशन में हो सकता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो सकती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर 2 टाइप्स। दो तरीके के होते हैं बेटे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन there are 2 type। बेटे, discontinuous charge distribution and continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Here the discontinuous and continuous word have a very large meaning। हमने शुरू में ही बता दिया बेटा, फिजिक्स में एक एक वर्ड का इतना बड़ा मीनिंग होता है, उसमें ढेर सारी फिजिक्स होती है। यहां पर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या है, इस बात को पहले हम समझ लेते हैं, तब पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे, आपने पढ़ा होगा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, दो चीजों को पढ़ा होगा। डिस्क्रीट मीन्स असतत और कंटिन्यूअस मीन्स सतत। यहां पर मीनिंग समझ लें, डिस्क्रीट क्या है और कंटिन्यूअस क्या है। क्वांटाइजेशन का लॉ कहता है किसी सरफेस को, किसी बॉडी को, किसी सिस्टम को, किसी लोड को, किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जो भी आप चार्ज दे रहे हैं इन द मल्टीपल ऑफ ई में देंगे। इट मीन्स आपने ई चार्ज दिया तो 1.2 ई नहीं दे सकते हैं, 2E, 3E, 5E, 4E, 5E। इट मीन्स ई हमेशा किसी न किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई में रहेगा। दैट इज द क्वांटाइजेशन रूल। वहां पर किसी भी बॉडी को ई का मल्टीपल के फॉर्म में आपने चार्ज दिया। तो कंटिन्यूअस का मतलब यह है कि जब क्वांटाइजेशन लॉ फॉलो ना हो उसे कंटिन्यूअस बोलेंगे।
और जहां पर क्वांटाइजेशन का लॉ फॉलो हो उसे हम डिस्क्रीट बोलेंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस क्या है। सपोज कर लेते हैं कोई रेस्क्यू मिशन है, उस रेस्क्यू मिशन में आर्मी लोग किसी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रोप एंड विद द हेल्प ऑफ द स्केलेडर। इस तरीके से सपोज कर लेते हैं कि ये रेस्क्यू मिशन है, इस रेस्क्यू मिशन में यहां से कोई आर्मी का जवान उतर रहा है विद द हेल्प ऑफ, इसे क्या बोलेंगे बेटे, स्केलेटर या सीढ़ी बोलेंगे, ये सीढ़ी। और ये सपोज कर लेते हैं जो जिस सीढ़ी से, ये रस्सी की बनी हुई सीढ़ी है, ये रोप की बनी हुई सीढ़ी है जिससे उतर रहे हैं, इसके हर एक पायदान 1 फीट पर है, 1 फीट पर है, हर एक पायदान 1 फीट पर है। अब आप बोलिए बेटा, एक और मैं बनाता हूं कि एक जगह पर जो जवान है यहां पर एक केवल रोप है और यहां पर ये रेस्क्यू मिशन में ये जवान उतर रहा है। ये यहां से ऐसे, बेटे दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। यहां पर इस जो जवान यहां पर है, अगर उससे बोला जाए, यहां पर इस वाले में उससे बोल दिया जाए कि बेटे ये जो जवान उतर रहे, इससे बोल दिया जाए कि आप उतर रहे हो और किसी भी पॉइंट पर आप रुक जाओ, जैसे यहां 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 इस सब पॉइंट पर, तो क्या रुक पाएगा? वो नहीं रुक पाएगा। या तो वो इस सीढ़ी के इस डंडे पर रुकेगा, या इस डंडे पर रुकेगा, या इस डंडे पर रुकेगा, इस डंडे पर रुकेगा, या इस डंडे पर, या इस डंडे पर। लेकिन इन डंडों के अलावा किसी भी पॉइंट पर यह सैनिक नहीं टिक पाएगा। इसी से जस्ट इसमें देखें कि ये एक रोप है, इस रोप में सैनिक से बोल दिया जाए कि आप किसी भी पॉइंट पर रुक जाइए तो वो रुक सकता है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कॉन्टिन्यूअस है और ये सिचुएशन डिस्क्रीट है। अगर किसी सिस्टम को आपने चार्ज दिया 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, इट मीन्स दिस इज द डिस्क्रीट और क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड है कि या तो किसी सिस्टम को चार्ज पास होगा 1 कूलाम या 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, लेकिन बीच की कोई भी संख्या, कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं होगा। बट आप जब भी डिस्क्रीट की बात करते हैं तो डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट की बात करते हैं तो ये सिचुएशन है, लेकिन जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि बीच की संख्या भी पॉसिबल होती है। अगर हम इस सैनिक से बोल दें कि 1 फीट के अलावा 1.1 फीट पर आप रुकिए तो ये रुक सकता है, 1.2 फीट पे रुकिए रुक सकता है, 1.3 फीट पे रुकिए रुक सकता है, 1.4 पर रुक सकता है, 1.5 पर रुक सकता है। लेकिन इसमें बोल दें कि हर एक डंडा 1 मीटर 1 फीट पर है, हम बोल दें कि 1.1 फीट पर रुकिए, बोलेगा नहीं, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हर एक जो ये यहाँ पर डंडे हैं वो 1 फीट पर हैं। तो सैनिक या तो इस पर रुकेगा, या इस डंडे पर रुकेगा, या इस डंडे पर रुकेगा, या इस डंडे पर रुकेगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पर डिस्क्रीट सिचुएशन है। डिस्क्रीट सिचुएशन का मतलब कि हर एक जो पॉइंट है वो फिक्स है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट पर रुक सकता है। इट मींस चार्ज किसी बॉडी को अगर आप दे रहे हैं तो अपनी मनमर्जी माफिक आप उसको दे सकते हैं। दैट सिचुएशन इज द कॉन्टिन्यूअस। और यहां पर यही चीज बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि डिसकॉन्टिन्यूअस क्या है और डिस्क्रीट क्या है और कॉन्टिन्यूअस क्या है। बेटे
मैंने डिस्क्रीट को यहां समझाया है और कंटिन्यूअस को बताया है। अभी डिसकंटिन्यूअस देखिए क्या होता है। डिस्क्रीट का मतलब आप समझ लीजिए कि जो क्वांटाइज लॉ को फॉलो करे वो डिस्क्रीट है, और जो क्वांटाइजेशन लॉ को फॉलो नहीं करे वो क्या है, वो हमारा कंटिन्यूअस है। एक एग्जांपल से और भी इसको समझ सकते हैं कि ये आपकी एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर हम आपको बोल दें कि यहां पर आप आइए, तो आप क्या करोगे, हर एक स्टेप से चढ़कर आना पड़ेगा ना आपको। यहां पर स्टॉप पर हर एक स्टेप से चढ़कर आना पड़ेगा आपको। तो जब आप हर एक स्टेप से चढ़कर आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद आप सीधा इस पर आ जाएंगे, इस पर आ जाएंगे, इस पर, हर एक स्टेप से चढ़कर आएंगे। तो जब चढ़कर आएंगे तो यहां क्वांटाइजेशन लॉ फॉलो हो रहा है। क्वांटाइजेशन लॉ का मतलब डिस्क्रीट सिचुएशन में है, लेकिन आपको क्या कर दिया जाए, डायरेक्ट हर एक पॉइंट से होते हुए यहां पर, तो ये कंटिन्यूअस है। यहां पर देखिए, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहां पर क्या है 1.1 1.21, यानी कि एक और दो के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर आते हैं वो सारे यहां मेंशन है। लेकिन यहां या तो 1 पहले पावदान पर है, या आप दूसरे पावदान पर हैं, या आप तीसरे पावदान पर हैं, या आप चौथे पावदान पर हैं। लेकिन यहां पर हर एक पॉइंट से होते हुए आप जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एंड दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिचुएशन। डिस्क्रीट इज फॉलो द क्वांटाइज लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, but this is not obey the quantization law. अब discontinuous देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सपोज दैट वी हैव अ शेप, ये मेरे पास कोई शेप है और इस पर कोई भी चार्ज अगर दिया जा रहा है, तो सपोज ऐसा किया जा रहा है कि कहीं पर बहुत ज्यादा ये चार्ज है, कहीं पर बहुत कम है। आपको फिगर से ही देखकर पता चल जाएगा कि ये डिसकंटिन्यूअस है क्या चीज। तो आप देख रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास कोई शेप का है, और इस शेप पर, ये शेप मैं आर्बिट्रेरली कोई भी चूज कर सकता हूं। तो आपने क्या देखा कि यहां पर बहुत ज्यादा चार्ज है, यहां पर ज्यादा चार्ज है, यहां ज्यादा चार्ज है, ये ज्यादा चार्ज है, ये और सारी जगहों पर चार्ज देख रहे हैं अलग अलग। तो ये डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल रहा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या एग्जांपल रहा, ये 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप। फर्स्ट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से कंक्लूजन ये निकल कर आता है, इट मीन्स कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या कह सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है शेप और साइज ऑफ द मटेरियल, जिस पर हम चार्ज दे रहे हैं उसके शेप या साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिकेट दैट व्हेन वी हैव अ शेप लाइक दिस, यानी कि 1D शेप पर जब हम कोई चार्ज देते हैं, 1D शेप पर कोई चार्ज देते हैं, तो उसके पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हमारे पास कोई 2D शेप है, सपोज दैट वी हैव दिस शेप व्हिच इज द लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसके पास, या कह सकते हैं व्हिच हैव लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसके पास लेंथ है और ब्रेथ है, यानी कि उसके पास एरिया है। तो अगर इसको हमने चार्ज दे दिया, ये इसको चार्ज हमने दे दिया इस तरीके से,
तो अब इस पर जो पर यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। और अगर मेरे पास एक वॉल्यूम है इस तरीके से, और मैंने उसको चार्ज दे दिया कुछ भी, तो इसके पास लेंथ भी है बेटे, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो अब इसमें जो चार्ज डेंसिटी होगी यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी चार्ज की एग्जिस्टेंस है या कंटेंट ऑफ द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक यूनिट वॉल्यूम में जितने भी चार्ज कंटेंट तो वो कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक एक करके देखते हैं आगे। बेटे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए बेटे, आपके पास कोई एक वायर है, वायर पर हमने कहा कि कुछ चार्जेज हैं, सपोज दैट इस तरीके से यहां पर 6 चार्जेज हैं। कोई दूसरा वायर है और उतने ही लेंथ का है और इस पर आपसे कह दिया गया कि 3, 3, 6, 8 चार्ज हैं और उतने ही लेंथ का और है जिस पर कुछ ज्यादा ही चार्ज हैं, कुछ और चार्जेस हैं। तो आपसे पूछा जाए कि किस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मोर है, तो आप जिस फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से बताते हैं वो होता है चार्ज डेंसिटी। जैसे हमने कह दिया कि एल लेंथ पर, यहां पर चार्ज आप बताइए, तो एल लेंथ पर आपने कहा कि पर यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ चार्ज, यहां पर यूनिट नंबर ऑफ लेंथ पर चार्ज, पर यूनिट नंबर ऑफ लेंथ पर चार्ज। तो जहां पर यूनिट नंबर ऑफ लेंथ पर चार्ज ज्यादा होगी उस वाले सरफेस पर, उस वाले लेंथ पर ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में किसी लीनियरली शेप वाले मटेरियल पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को चार्ज ऑन द पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर और अदर वर्ड्स ऑफ एनी लीनियर मटेरियल और शेप और साइज बोल सकते हैं। तो लीनियरली किसी मटेरियल पर यूनिट लेंथ में जितनी चार्ज अवेलेबल होगी दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस बात को हम लिख लेते हैं। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ चार्ज distribution along a one dimension curve और line in space। line charge at any point on this line as the charge per unit length of the line at that
point, that is lambda is equal to dq upon dl। सपोज कर लेते हैं बेटे कि मेरे पास एक लीनियरली शेप का यहां पर एक वायर है और उस वायर पर हमने कुछ चार्ज दे दिया। सपोज कर लेते हैं कि इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसकी लेंथ dl है। इस dl लेंथ पर हमें यह देखना है कि कितनी चार्ज डेंसिटी है, या इस लीनियरली शेप की वजह से पॉइंट P पर अगर हम Q0 टेस्ट पॉइंट चार्ज रखें तो देखें इसकी वजह से कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वजह से। और आपको पता है कि डेल एल लंबाई, इस पूरी लंबाई को डेल एल में डिवाइड किया है, तो हम इंटीग्रेशन करके टोटल वायर की वजह से इस पर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इससे पहले हम लैम्डा की बात कर रहे हैं। लैम्डा बेसिकली क्या है, यहां नोट पॉइंट में मैं लिख दे रहा हूं, चार्ज ऑन द वायर इन चार्ज on the wire in per unit length। ये होगा चार्ज ऑन द वायर इन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट वर्ग लेंथ में जितना चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी को बेटे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए, डी क्यू अपॉन डी एल। डी क्यू इज द स्मॉल पॉइंट चार्ज। हमने यहां पर यह माना कि ये जितना स्मॉल लेंथ है कि जिस पर चार्ज डी क्यू है और लेंथ डी एल है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। या आप यहीं से डी क्यू इज इक्वल टू एल लैम्डा इंटू डी एल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, इसका जो यूनिट होगा बेटा एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए बेटे, ये क्यू है तो कूलाम होगा, ये लेंथ है तो मीटर होगा। कूलाम अपॉन मीटर होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी। फॉर एग्जाम्पल से इसे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the charge contained in small length dl स्मॉल लेंथ पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा बेटे, देखिए डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डी एल। देखिए, जब टोटल चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल है, तो स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज कंटेन्स इन द स्मॉल लेंथ डीएल पर देखिए कितना है, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। यहीं से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया है। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन, देखिए ऑन, इसका पोजीशन वेक्टर बेटे दे देते हैं, वेक्टर आर, ऑन द पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट DL, ड्यू टू एलिमेंट
dl। dl की वजह से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है P पॉइंट पर, तो दैट इज द अमाउंट इज F L इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4πε0। और बेटे dl एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से है, हम चाहें तो पूरे वायर को इंटीग्रेशन कर ले तो टोटल की वजह से P पॉइंट पर इंटेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से Q अपॉन R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R। यूनिट वेक्टर R is indicate that the direction of the electrostatic force at the point P due to the element dl, or other words we can say that the direction of the electrostatic force at the P point due to this complete wire, because of here we integrate of the whole wire with respect to the length। तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टोटल आपका यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। बट वी नो दैट द Q इज इक्वल टू Q इज अ स्मॉल अमाउंट, सो वी कैन राइट एज dq इज इक्वल टू यहां से FL Q नॉट 4πε0। बेटे यहां से क्या हो जाएगा, L लैम्डा dl रखेंगे, इसकी वैल्यू L लैम्डा अपॉन R स्क्वायर dl यूनिट वेक्टर R। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटे देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर इसकी वजह से P पॉइंट पर लग रहा है। तो देखिए कि यहां पर इस dl की वजह से इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the electric field due to the line charge, electric field due to line charge distribution at the location of charge Q नॉट, लोकेशन ऑफ चार्ज Q नॉट। तो यहां से मुझे मालूम है कि इंटेंसिटी EL मीन्स बेटा हेयर EL इज इंडिकेट दैट कि इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, या कह सकते हैं एट द लोकेशन ऑफ द चार्ज Q नॉट ड्यू टू दिस कंप्लीट वायर। EL यहां पर इस कंप्लीट वायर की लेंथ को इंडिकेट करेगा। और यहां से बेटे देखिए जो फार्मूला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर FL अपॉन Q नॉट। और जब आप FL की ये वैल्यू पुट करेंगे तो Q नॉट से Q नॉट यहां पर कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स हमें जो मिलेगा बेटे वो मिलेगा Q, यहां से मिलेगा 1 अपॉन 4πε0 एंड लैम्डा अपॉन R स्क्वायर, और इसे कंप्लीट वायर के लिए इंटीग्रेट करेंगे dl यूनिट वेक्टर R। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा dl यहां सफिक्स में हो गया dl यूनिट वेक्टर R। तो यहां पर ये इंटेंसिटी ऑफ, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे कंप्लीट वायर के लिए कैलकुलेट होकर आ जाएगा। बेटे इसका चाहे तो आप एक चीज से कंपेरिजन करवा लें, डेंसिटी इक्वल टू, मैं थोड़ा शार्ट में इसको बताऊंगा आपको। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करके बताना चाहेंगे ताकि ये आपको याद हो जाए। बस डेंसिटी की जगह पर आप चार्ज डेंसिटी ले लीजिएगा, चार्ज डेंसिटी। बेटे वहां पर किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी में मास होता था, यहां पे किसी कंटिन्यूअस बॉडी में क्या होगा, चार्ज होगा, तो चार्ज ले लीजिएगा। उस कंटिन्यूअस बॉडी का अपना कोई वॉल्यूम होता था, लेकिन यहां चार्ज किस पर फैलेगा, या तो लेंथ पर फैलेगा तो L कर दीजिएगा, वॉल्यूम पर फैलेगा तो V कर दीजिएगा, एरिया पर फैलेगा तो यहीं पर आप A कर दीजिएगा।
मेरी बात समझिए बेटे, यहां पर मैंने सिर्फ याद करने का एक तरीका बताया है कि आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और एरिया चार्ज डेंसिटी कैसे याद करना है। ठीक है, तो ये आपका रहा लीनियर चार्ज डेंसिटी का ये फार्मूला, और उस पर एक एग्जांपल करके हमने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in the form of charge, linear charge density, and electric field in the form of linear charge density। इसी में दूसरा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटे, जब चार्ज को हम किसी एक ऐसे सरफेस पर देते हैं जिसके पास लेंथ और ब्रेथ हो जाती है, तो उसके पर यूनिट एरिया में जितने चार्ज अवेलेबल होते हैं दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ऐसे सरफेस के ऊपर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी एक ऐसे शेप को लें जिसके पास लेंथ हो और ब्रेथ हो, उस पर हमने चार्ज दिया, और वो चार्ज उस सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो बिल्कुल हर एक पॉइंट से बिल्कुल अरेंज फॉर्म में हुआ। देखिए यहां पर, तो वो कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। जिसके पास लेंथ हो और ब्रेथ हो तो L और B। जिसके पास 2 डायमेंशन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और अगर यहीं पर हमने क्या किया कि एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट चूज कर लिया, आर्बिट्ररली कहीं पर भी आप चूज कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं बीच में ही चूज करें, और तब आपने देखा कि इसका जो सरफेस है वो S है और इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो dq अपान dA है। चार्ज डेंसिटी को यहां पर चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू dq अपान dA। तो यहां पर जो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो हम जो कुछ भी कैलकुलेट करेंगे इन द टर्म ऑफ द, कह सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। बेसिकली जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ऐसे सरफेस पर है जिसके पास लेंथ और ब्रेथ है, या कह सकते हैं 2D में है, और चार्ज उसके हर एक पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। देयर आर नो फ्लैक्चुएशन ऑफ द चार्ज ऑफ अ सरफेस ऑफ एनी बॉडी। किसी बॉडी के सरफेस पर चार्ज का कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है, वो हर एक पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और कॉन्टिन्यूअस में हर एक जगह पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, it is a charge distribution, it is a charge distribution spread over a two dimension means जिसके पास लेंथ और ब्रेथ हो। डायमेंशन यहीं पर मैं लिख देता हूं, which have length and breadth। जिसके पास, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और एरिया, जिसके पास एरिया हो, या जिसके पास एरिया सरफेस हो। It is a charge distribution spread over the 2 dimension।
कोई ऐसा सरफेस चूज कर रहे हैं आर्बिट्ररली हम, जिसके पास लेंथ और ब्रेथ है, और विच हैव द लेंथ एंड द ब्रेथ एंड सरफेस एरिया, जिसके पास सरफेस एरिया या क्या कह सकते हैं, लेंथ हो या ब्रेथ हो, हम ऐसे दो कोई भी इसमें दोनों में से कोई एक शब्द यूज कर सकते हैं उस शेप के लिए। तो डायमेंशन सरफेस एस इन स्पेस में ये होना चाहिए। स्पेस का मतलब यहां पर बेटे मीनिंग क्या है मालूम है आपको? पोजीशन वेक्टर उसका एकदम क्लियर होना चाहिए, और टाइम, पोजीशन और टाइम दोनों, स्पेस में पोजीशन और टाइम दोनों होना चाहिए। उस सरफेस का एक कंटिन्यू एक पोजीशन होना चाहिए किसी लोकेशन के पर, और उसकी रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में वो बदलता रहे। सरफेस चार्ज डेंसिटी at any point on this surface as the charge per unit area at that point that is sigma equal to dq upon ds, where sigma is the surface charge density, sigma is the surface charge density और बेटे इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट देखिए बेटे, ये कूलाम होगा और ये सरफेस है तो मीटर स्क्वायर होगा, कूलाम मीटर स्क्वायर होगा यहां से इसका। यहां पर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी को एक नोट 60 पॉइंट में आप इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है? चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज सिग्मा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं पर यूनिट, चार्ज ऑन पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज ऑन पर यूनिट सरफेस एरिया। बेटे मेरे पास एक सरफेस है, सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास एक सरफेस है, और इस सरफेस पर चार्ज स्प्रेड है इन कंटिन्यूअस सिचुएशन। कंटिन्यूअस सिचुएशन का मतलब ये हुआ कि चार्ज फ्लक्चुएट नहीं करता, मतलब कहीं पर कम या कहीं पर ज्यादा नहीं होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस। बेटे सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा एक सरफेस है और ये सरफेस मेरा ds है। इस पर जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इज इक्वल टू वो dq अपॉन ds है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इस पर जो चार्ज है इस सर्कल के अंदर dq इक्वल टू सिग्मा ds है। और यहां पर एक टेस्ट पॉइंट चार्ज से मेजर करते हैं कि इस पर कितना ये एलिमेंट d जो ds सरफेस का ये एलिमेंट इस पॉइंट चार्ज Q2 पर या टेस्ट पॉइंट चार्ज Q2 पर Q0 पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा रहा है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा बेसिकली, और ये सरफेस की वजह से फोर्स है तो ये हो जाएगा। और इस पॉइंट का नाम देते हैं P, इसका पोजीशन वेक्टर R देते हैं, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। बेटे इस स्मॉल ds सरफेस की वजह से इस पर देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां Q0 ले लेते हैं,
और इंटीग्रेशन करेंगे इसे सरफेस के रिस्पेक्ट में, और Q अपान आर स्क्वायर इंटू पोजिशन वेक्टर R। एफ एस इज इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू हम यहां से प्लेस कर सकते हैं, यहां से प्लेस कर सकते हैं, dq मानकर चलते हैं। तो सरफेस एरिया S और सिग्मा ds और R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। हम ये भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पर उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है। आपको ये पहले से ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। आगे इसमें बेटे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन at the location of charge Q naught is, यहां से E सरफेस एरिया S, F सरफेस एरिया अपान Q नॉट। बेटे Fs की वैल्यू रखेंगे तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस एरिया S सिग्मा अपान R स्क्वायर ds यूनिट वेक्टर R। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द इंटायर सरफेस। तो इस सरफेस की वजह से उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। बेटे इसी तरीके से हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लें। इसी में एक और चीज मैं बता दूं आपको, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये यहां पर, इससे यहां समझ लें। अगर सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, मेरे पास एक सर्कल है और जिसकी रेडियस r है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा वो dq इज इक्वल टू सरफेस कितना होता है सर्कल का बेटा, 4 पाई r स्क्वायर। ये फार्मूला आ जाएगा। अगर मेरे पास एक सर्कल है तो सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द सर्कल, यह सर्कल की चार्ज डेंसिटी आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वीडियो को पॉज करके बेटे नोट करते रहिएगा, और नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो किसी कंपटीशन का एग्जाम हो। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक एक पॉइंट की बारीकियों को समझिए। नोट्स से क्या होता है, डायरेक्ट आपको पूरा सिनेरियो किसी भी टॉपिक का सामने आ जाता है। वीडियो को आप बार बार पॉज करके रोक कर उसे स्पीड देकर आप देखेंगे तो इसका एक अलग इम्पैक्ट होता है और नोट्स का एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो मेरा ये जहाँ तक उम्मीद है कि मेरा यह मानना भी है कि नोट्स बहुत ही किसी भी स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि बेनिफिशियरी होते हैं या बेनिफिशियल होते हैं। तो वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जिस तरीके से हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, वॉल्यूम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि किसी लीनियर ऑब्जेक्ट पर अगर हम चार्ज को स्प्रेड करते हैं तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल आया। सरफेस पर हमने देखा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए आया। उसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होगा, लेकिन इसमें ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है वो 3D में होता है, जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं इसका, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन spread
over a three dimensional volume are रीजन V ऑफ, ये है रीजन V ऑफ स्पेस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट in this volume as the charge contain per unit volume at that point, that is rho equal to dq upon dv। बेटे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है एज द चार्ज कंटेन्स पर यूनिट वॉल्यूम एट द पॉइंट, मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक पॉट है, इस पॉट में हमने वाटर को फिल किया, वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे 1000 मिली या कह सकते हैं लीटर पर मीटर क्यूब, या हम किलोग्राम में ले लेते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब। इसमें जो डेंसिटी ऑफ वाटर है तो ये मीटर क्यूब। लेकिन मैं बेटे इसी पॉट में और इतने ही लेवल तक मरकरी भरकर रख देता हूं तो वो आ जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपने क्या देखा, वही लेवल है, वही पॉट है, सिर्फ मटेरियल चेंज किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए। अब आपसे मांगा गया कि एक इस वेसल्स में 1 लीटर या कुछ ऐसा वाटर ले आओ, तो आपने देखा कि मटेरियल की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और जब आपसे इसी में मरकरी मांगी गई तो इतना आ गया। तो दोनों में ये जो वेरिएशन हो रहा है, इसे जिस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करेंगे, पर्टिकुलर जो शो करने वाला है वो है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ही बताएगा कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं और इसके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अगर इसके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है और इसके में ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम डेंसिटी ज्यादा होगी और इसकी वॉल्यूम डेंसिटी कम होगी। जो डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो बेसिकली ये बताता है कि किसी वॉल्यूम के अंदर कितने पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेज हैं। किसी सरफेस या किसी वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेज हैं, कितने कंटेंट्स चार्ज हैं, ये बताने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम एज द चार्ज कंटेन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम एट द पॉइंट दैट इज द रो इज इक्वल टू dq upon dv। This is the symbol of volume charge density and its SI unit is देखिए बेटे, ये कूलाम है और ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। यहीं पर इसे एग्जांपल से समझते हैं। For example, if a charge q is distributed
over a entire volume of a sphere of radius capital R, then its volume charge density is रो इक्वल टू क्यू अपान वॉल्यूम का बेटा क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और कूलम अपान मीटर क्यूब। चार्ज कंटेन इन स्मॉल वॉल्यूम, और सपोज कर लेते हैं कि जो चार्ज है वो एक स्मॉल वॉल्यूम में है और उसका वॉल्यूम dv है इज, तो यहां से dq कितना आ जाएगा, dq इज इक्वल टू रो और dv हो जाएगा। और यहां पर मैं एक आर्बिट्रैली किसी भी शेप का लेता हूं और उसमें एक यूनिट वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं। ये मेरा एक यूनिट वॉल्यूम है जो मैंने एज्यूम करके रखा है, ये मेरा यूनिट वॉल्यूम है। इस पर इसका P पॉइंट है जिस पर इंटेंसिटी ऑफ यहाँ पर FL है, FV है, और ये मेरा है Q नॉट टेस्ट पॉइंट चार्ज। इसकी पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R, और इसका जो DQ चार्ज है वो है रो और dV, और इसका जो वॉल्यूम है वो dV है, वॉल्यूम इसका dV है। और यूनिफॉर्मली इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पर चार्ज लाइक दिस, इस तरीके से चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटे। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्टेड मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स static force exerted on the charge Q naught due to the entire volume V is given by, बेटे देखिए यहां पर द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज, ये जो हमने स्मॉल वॉल्यूम यहां पर एजम्पशन में लिया है जिसका वॉल्यूम dv है, चार्ज डेंसिटी dq है, और dq इज इक्वल टू रो dv, ये रो dv है। और इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो Fv है और जिसका पोजीशन वेक्टर r है। तो कितना इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fv इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन करेंगे इस पूरे वॉल्यूम का v के रेस्पेक्ट में, और q अपान r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। q की वैल्यू भी हम यहां पर लिख सकते हैं, और q की वैल्यू मैं इस साइड को मिटा देता हूं बेटे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो Fv इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और v q की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि रो dv अपान r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस dv वॉल्यूम के शेप की वजह से इस पॉइंट पर देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा। तो here the electrostatic force due to the dv at the point at the location of p पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ev इज इक्वल टू क्या हो जाएगा fv, और fv अपान इसका हो जाएगा q नॉट, और fv की वैल्यू हम प्लेस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन v और रो
dv अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। बेटे क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा जब वैल्यू यहां पे v की प्लेस करेंगे तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन v। v मीन्स इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल वॉल्यूम का इंटीग्रेशन बेटे, और रो dv अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। दिस इज द इंटीग्रेशन, सॉरी दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ p ड्यू टू द होल इंटायर वॉल्यूम। ठीक बेटे, तो आपने ओवरऑल क्या देखा कि जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी आई, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या आया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैं यहां पर नोट कर रहा हूं लीनियर चार्ज, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वो था आपका, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी की या कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो EL इज इक्वल टू क्या था, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन L और सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर और DL यूनिट वेक्टर R था। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की इंटेंसिटी आई थी वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन सरफेस का लगेगा और इसका रो हो जाएगा, सॉरी सिग्मा हो जाएगा। ये बेटे इसका लैम्डा होता है, सॉरी इसका लेंथ लीनियर का लैम्डा और इसका सिग्मा आर स्क्वायर और ds यूनिट वेक्टर r। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि आपका ये तो हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये हो गया लीनियर का और ये हो गया आपका सरफेस का। बेटे एक पॉइंट आपको देखना होगा कि किसी एक सिस्टम में पता चला कि कुछ जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो रही है कुछ लीनियर है, कुछ सरफेस है, कुछ वॉल्यूम है, तो उस पूरे सिस्टम का टोटल कितना हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उस सिस्टम का। तो इसको भी हम देख लें। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस charge distribution is given by E continuous is equal to E linear, intensity of linear shape plus intensity of surface shape एंड इंटेंसिटी ऑफ वॉल्यूम से, और तीनों वैल्यू आप जब रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा लीनियर का लैम्डा अपॉन एल तक इस ये इंटीग्रेट होगा, लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा DL और DL यूनिट वेक्टर R प्लस इंटीग्रेशन सरफेस तक होगा और सरफेस का बेटे होता है सिग्मा और आर स्क्वायर ds यूनिट वेक्टर r और प्लस और इंटीग्रेशन होगा वॉल्यूम का तो रो dv अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर r, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे आप देखो यहां से EL मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लेंथ, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कह सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो EL की ये वैल्यू है, ES की ये वैल्यू और EV की ये वैल्यू प्लेट करेंगे तो हमें यही लाइन मिलेगी, लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर DL यूनिट वेक्टर R प्लस सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर DS और यहाँ से यूनिट वेक्टर R और प्लस इंटीग्रेशन रो dV R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, और ये लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से ओवरऑल ये लेक्चर है बेटे। तो आई होप ये समझ में आया होगा, और वीडियो को देखिए पॉज की करके नोट भी कर लीजिएगा बेटे। थैंक यू बेटा।